हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, जो अभी हम करंट में चैप्टर आपका चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी, जो कि लास्ट चैप्टर है टर्म 2 मैथ्स का। इसमें हमने आपको अब तक के 6 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं और आपने 1 बाय 1 करके उनको देख भी रखा होगा। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का। इससे प्रीवियस भी लेक्चर सारे इंपॉर्टेंट थे। प्रोबेबिलिटी का वेटेज भी आपने देखा सैंपल पेपर में काफ़ी अच्छा रखा गया है। साथ ही साथ एक केस स्टडी भी पूछी गई थी, ये मैंने आपको पहले ही जो हमने सैंपल पेपर एनालिसिस के नाम से वीडियो बना रखा उसमें बताया था। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही। जो आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और टॉपिक आपका आएगा, वो इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों, शुरू करते फिर आज का हम लोग टॉपिक। और जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इससे पहले आपने बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का देखा होगा, आई होप। बट जो नेक्स्ट आपका आता है लेक्चर नंबर 2, वो स्टार्ट होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि 12th का वहीं से स्टार्ट है। बेसिक हमने आपको इसलिए कराया था ताकि आपको सारी चीजें क्लियरिटी हो सके, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब आपने देखी, इसके बाद आपने इंडिपेंडेंट इवेंट देखा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखा। यहां तक आने के बाद आज हम लोग जो करने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कुछ इस तरह से लोग इसको प्रोनाउंसिएट कर देते हैं। तो आप भी हेडिंग लगाइए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यूँ तो हमने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था कुछ इवेंट्स के बारे में, फिर भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जो डायरेक्टली इस लेक्चर में जुड़ रहे हों उनके लिए हम पहले दो छोटी छोटी जो बातें वो बता देना चाहते हैं। पहले की कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है? कोई भी दो इवेंट्स, ऐसी दो इवेंट जिनका आप इंटरसेक्शन लो और वो फाई है। जिनका आप इंटरसेक्शन लो वो क्या है बच्चों? फाई है, ठीक है। बच्चों, ये जानना जरूरी है, तभी आपको ये वाला जो टॉपिक है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये आपको तभी समझ में आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जानने के लिए आपको पता होना चाहिए दो इवेंट जो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं किस तरह से। एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। उसका क्या मतलब हो गया कि कोई भी दो इवेंट है ना, दो इवेंट एटलीस्ट तो होंगी। दो इवेंट के बीच में अगर कोई कॉमन पोर्शन ना हो, अगर दो इवेंट को हम लोग E1 और E2 लिख रहे हों, उनके बीच में आप इंटरसेक्शन निकालो, कितना है? फाई आ जाए, ठीक है। यानी दोनों डिसजॉइंट सेट हो। E1 और E2 को अगर हम सेट के फॉर्म में बोलें तो इनको आप बोलते हो डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिसजॉइंट सेट बोलते हो। सपोज करो अगर मैं E1 कोई इवेंट लेता हूं, आपने सैंपल स्पेस बनाया है जिसमें आपने एक डाइस को थ्रो किया है, तो आपके पास 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा होगा, 5 और 6 तक आएगा, है ना। तो अगर E1 इवेंट हम ऐसे बोल दें कि E1 आपकी इवेंट है जिसमें आप इवन नंबर ऑब्टेन करते हो, इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर का मतलब हो गया E1 आपकी इवेंट हो गई 2 4 6 की, यही तो बच्चों आपकी इवन नंबर होगी। और दूसरी इवेंट हमने बनाई E2 जिसमें आप कहते हो ऑड नंबर है। क्या है बच्चों? ऑड नंबर है, ठीक है। तो अगर ये ऑड नंबर आ रहा है, E2 इवेंट है, तो E2 आपकी हो जाएगी उस केस में ऑड नंबर 1 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही? एक सैंपल स्पेस से हमने दो इवेंट डिसाइड करी यहाँ पे E1 और E2, ठीक है। जिससे क्या बन जा रहा है आपका, दो इवेंट E1 में 2 4 6 है, क्योंकि हमने आपको E1 में क्या बताया, इवन नंबर है। और E2 जो इवेंट है उसमें हमने डिसाइड किया कि ऑड नंबर है। तो बच्चों, अब अगर हम आपसे पूछें कि E1 का इंटरसेक्शन निकालो E2 के साथ, तो कितना आएगा? क्या उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं? इसमें 2 4 6, इसमें 1 3 5, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप इनका इंटरसेक्शन 5 कहोगे। तो अगर इनका इंटरसेक्शन 5 है तो E1 और E2 कैसे होंगे बच्चों? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। कैसे होगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी, ठीक है। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसी दो सैंपल स्पेस की इवेंट, एटलीस्ट दो, कम से कम दो तो हों। दो से ज्यादा भी अगर इवेंट इस नेचर को फॉलो करें, यानी उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं मिले, तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मोर देन 2 भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे। एक और आता है, एक्सक्लूसिव के बाद आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यहां भी बच्चों दो इवेंट का होना कंपलसरी, एटलीस्ट दो का, है ना। सैंपल स्पेस से आप बहुत सारी इवेंट बना सकते हो, लेकिन दो ऐसी इवेंट हो जिनको कंबाइन कर दिया जाए। कंबाइन का मतलब होता है यहां पे क्या? यूनियन।
आप उनका यूनियन निकालो और क्या बन जाए, टोटल सैंपल स्पेस अगर आपका बन जाता है। जैसे मैंने कहा, अगर हम इन्हीं दो का देखो, एग्जांपल बहुत अच्छा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ होल्ड करे, आप बना सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे इतना कहूं कि आप E1 और E2 का इंटरसेक्शन, नहीं इस बार क्या लेना बच्चों, यूनियन। कौन सी हम लोग इवेंट पढ़ रहे हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट पढ़ रहे हैं। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। एग्जॉस्टिव में क्या लेते हैं हम लोग, यूनियन लेते हैं। तो दोनों इवेंट का आप यूनियन लो, क्या इनको कंबाइन कर दें, देखो 1 3 5 इधर से आ जाएगा, 2 4 6 इधर से आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल बच्चों आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा कि नहीं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपको क्या दे गया, टोटल सैंपल स्पेस दे गया। तो ऐसी दो इवेंट, एटलीस्ट 2 इवेंट, जिनको हम लोग यूनियन निकालें और उनका यूनियन क्या दे जाए आपको, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस दे जाए, तो ऐसी इवेंट्स को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है ना, ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। तो हमने अभी क्या जान लिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं, जिनमें कोई कॉमन ना हो, डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक है, उनमें इंटरसेक्शन कितना आता है, 5 आता है, नल सेट देता है। ठीक है ना, अगर एग्जॉस्टिव इवेंट है तो उन दोनों को आप एक बार यूनियन उनका निकालो और उससे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस अगर आ जाता है तो वो दोनों इवेंट आपकी कैसी हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट है। यूनियन लेना है एग्जॉस्टिव इवेंट में, सैंपल स्पेस अगर दे जाए। इंटरसेक्शन लेना है एक्सक्लूसिव इवेंट में, क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, नल आना चाहिए, यानी उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, तब इसके बाद अब आप हेडिंग लगाइएगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिसाइड करते हैं जिसका ये बच्चों रहा सैंपल स्पेस। ये एक्सपेरिमेंट है जिसका एक सैंपल स्पेस उससे कोई निकल के आ रहा होगा, जैसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये सैंपल स्पेस को हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर सैंपल स्पेस एस से रिप्रेजेंट किया गया है तो हम क्या करेंगे, कुछ इवेंट्स का पार्टीशन कर देंगे, मतलब इस सेट का पार्टीशन करेंगे, इस सैंपल स्पेस से कुछ इवेंट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो हमने उसमें डिसाइडेड कर लिया होता है कि इस तरह से आप कुछ इवेंट इनकी बना लो, आपकी मर्जी है, क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, जितनी इवेंट वो कहे आप उतनी उनकी बना लेना। तो हमने क्या किया, कुछ इवेंट E1 E2 डॉट 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 5 6 8 10 जितनी भी सोचो, हमने ऐसे n इवेंट डिसाइड कर ली हैं जिनसे हमने पार्टीशन कहां से करके निकाला बच्चों, एस यानी सैंपल स्पेस से हमने ऐसी इवेंट निकाले। इस को मैं बहुत आराम से आपको करा रहा हूं, प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समझ में अगर आ जाता है ना तो इसका करना बहुत आसान होता है। इस पे बेस क्वेश्चन जो भी होंगे बहुत ही आसान होंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस, तो बस सीख लीजिए। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया E1 E2 and these are the events from sample space S। फर्स्ट कंडीशन ध्यान रखना, वेयर E1 E2 आपस में कैसी हैं, डिसजॉइंट है, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। ऐसे E2 का आपस में किसी के साथ आप डायरेक्ट लिख दो, एक ही लाइन लिख दो, E1 इंटरसेक्शन E2 लिख दो, E2 इंटरसेक्ट किसके साथ, E3 के साथ, ऐसे एंड सो ऑन। आप लास्ट में जो n नंबर की इवेंट है उन सबके साथ इंटरसेक्शन निकालो और कुछ भी कॉमन नहीं आए तो इस तरह की इवेंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हो। तो हमने जितनी भी E1 E2 E3 डॉट डॉट करके En इवेंट ली हैं बच्चों, वो सभी आपस में कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। कहाँ हमारी इवेंट्स हैं, ये रही हमारी E1, ये हमने E2 बोला है, इसको E3 बोल दिया है। देखो बच्चों, E1 का E2 के साथ या E3 के साथ किसी के साथ कोई कॉमन पार्ट हमने नहीं लिया है। ठीक है, आपका पार्टीशन रेड कलर से मैंने दिखाया हुआ है, आप देख रहे होंगे शायद, ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन लाइन आपको दिख रही होगी, रेड में अगर कम दिख रहा है तो मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ। कुछ इस तरह से हमने इवेंट्स का पार्टीशन कर रखा है, कोई भी दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तभी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बनी। आगे क्या कहना, ये E3 E4 है। ठीक है, अब सपोज करो डॉट डॉट करके छोड़ देते, लास्ट में हमने En नंबर की अपनी इवेंट को डिसाइड किया है, डिफाइन कर दिया है। कंडीशन क्या, सभी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक्सक्लूसिव है इसलिए उनका इंटरसेक्शन कितना आने वाला, 5 आने वाला, मतलब उनके बीच में नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। आगे क्या सोचना है, अब दूसरी कंडीशन यहां पे देखो,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद दीज इवेंट्स आर ऑल्सो एग्जॉस्टिव इवेंट, मतलब उनमें अगर हम यूनियन ले, एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या लेते हैं बच्चों, यूनियन लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनका यूनियन लें, मतलब कि कोई एक इवेंट का दूसरे से तीसरे से ऐसे सबका लेंगे ना, तो मैं ई आई या पूरा ही लिख दो, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ठीक है। कितना आए, सबको मिला करके आपको क्या मिल जाए, यूनियन करने पे एक आपका सैंपल स्पेस बच्चों आ जाए। ये EN नंबर की है इवेंट, क्या मिल जाए बच्चों, वहां से सैंपल स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो आप कह देना कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव इवेंट भी है। थोड़ा मैं अपने फर्स्ट सेंटेंस को अच्छे से और दिखाना चाहता हूं, उसको आप लिखेंगे कैसे, ये थोड़ा सा लिटन जो है ना थोड़ा सा गलत है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या बोला, E1 और E2 का इंटरसेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा हटा देते हैं स्पेस ताकि आपको समझ में क्लियरिटी आ जाए। कोई भी दो इवेंट आपस में कॉमन नहीं रखती, इनका भी फाई है। ऐसे मैंने डॉट डॉट करके मान लो कोई इवेंट और आगे, यहाँ पे E2 का E3 के साथ इंटरसेक्शन बच्चों ले रहे हैं, आपस में कोई भी दो इवेंट कुछ भी कॉमन नहीं रखती। फिर यहाँ पे डॉट डॉट ऐसे आगे तक हम लोग गए हैं, लास्ट में कोई इवेंट रही होगी उसका इंटरसेक्शन उसके साथ निकालो, कितना आ रहा, 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा है। कहीं कहीं पे इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, इस चीज को दिखाता हूँ ऐसे। EI नाम की एक इवेंट है बच्चों, और उसका EJ नाम की इवेंट के साथ क्या लिया गया, इंटरसेक्शन, और वो कितना है, 5 आ जाए, ठीक है। जहां पे कंडीशन क्या है कि I और J आपस में कभी इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाएंगे बच्चों तो E1 का E1 के साथ में इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो वो कितना देगा, E1 ही दे देगा, है ना। खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन तो वही पूरा खुद ही यानी आंसर में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी दो इवेंट सेम नहीं होने चाहिए, इसके लिए I और J कभी भी आपस में इक्वल ना हो, तो कंडीशन नेसेसरी है, I J कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे। उस केस में आप इस पहले रूल को आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख देते हो, ठीक है। पहले रूल को आप लोग शॉर्ट में ऐसे कहीं की बुक्स में लिखा देखते हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं। मैंने क्या पहले लिखा, मैंने कहा E1 E2 आपस में सभी कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, साथ ही साथ एग्जॉस्टिव भी हैं। तो एक्सक्लूसिव अगर इवेंट है तो उनका इंटरसेक्शन 5, एग्जॉस्टिव इवेंट है तो उनका क्या बन जाएगा, उनसे एक सैंपल स्पेस बन रहा होगा, ठीक है। अब सोचो, ये इसका स्टेटमेंट है, तो मैं प्रूफ अब यहां पे डाल रहा हूं। अगर हमें कहें यहां पे कि जो आपकी इवेंट है जो सब में हैपन हो रही है, जो सब में मतलब E1 के साथ भी कोई इवेंट हो रही होगी, E2 के साथ भी इवेंट हो रही, E3 के साथ, ऐसे n नंबर के जो इवेंट उसके साथ भी हो रही होगी। अगर किसी में नहीं हो रही तो ना होने दो, ठीक है ना, नहीं भी हो सकती, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबके साथ ही हो, कुछ इवेंट के साथ तो जरूर हो रही होगी। तो वो सपोज करो मैं ऐसे अगर इसको दिखाऊं कोई डिफरेंट कलर, ग्रीन रेड व्हाइट, चलिए ये ले लेते हैं येलो, थोड़ा सा बड़ा। ये मैंने अपनी इवेंट डिसाइड करी बच्चों, ये मेरी इवेंट है जो कि ए नाम की इवेंट है। ए नाम की इवेंट है जो सब में कुछ ना कुछ अपना हिस्सा लेके हैपन हो जा रही है। E1 के साथ भी कुछ उसका पार्ट है, E2 के साथ भी उसका कुछ पार्ट है। देखो मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो गया, इधर ये हो गया, इधर ये वाला पार्ट हो गया, इसके साथ हो गया, इधर इसके साथ ये हो गई। ऐसे कुछ ना कुछ सबके साथ में अपना पार्टीशन ले जा रहा है, थोड़ा सा भाग ले जा रहा है जो सब में हैपन है। और ये इसके साथ भी है E2 जो इतनी पूरी में फैली हुई है, ठीक है ना। तो सबके साथ इसका कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रहा है। लेकिन पहले क्या हुआ था, E1 है ना, पहले तो E1 है, सभी आपस में जो अलग अलग हैं तो वो हो रही हैं। इसके बाद E1 के साथ ए जो इवेंट है वो अपना कुछ ना कुछ पार्ट उसमें से हैपन कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो समझो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी इवेंट ए की बारी आए तो आप ए को कैसे लिख रहे होगे। अगर इवेंट ए को लिखना पड़े तो ए को आप लिख सकते हैं, ए है क्या एक्चुअली, ए इवेंट कॉम्बिनेशन से बनी। देखो ए कुछ भाग इधर है, कुछ भाग ये रहा, है ना, कुछ भाग ये रहा, कुछ ये, तो सबके साथ उसका कुछ ना कुछ पार्टीशन है। तो ए का ये भाग अगर है तो मैं कह दूं E1 के साथ उसका कुछ हिस्सा है। तो E1 का ए के साथ जितना भाग है वो इंटरसेक्शन ही तो है ना दोनों का, तो ये भाग उसका ले लो। फिर क्या करो आप, और किसके साथ, E2 के साथ भी कुछ है, E3 के साथ भी है, तो E2 के साथ भी उसका कुछ हिस्सा है, तो आप वो भी उसके साथ इंटरसेक्शन में थोड़ा हिस्सा यहाँ से मिल गया ए का, थोड़ा E2 के साथ ए का ले लिया। ऐसे सारी इवेंट के साथ हम E3 के साथ भी ए का कुछ हिस्सा ले ले रहे हैं। ऐसे लास्ट में n नंबर की जो इवेंट है बच्चों उसके साथ भी ए का हिस्सा ले ले रहे हैं।
और जब हमने कुछ उसका हिस्सा लिया तो पूरा ए आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अभी हमने इकट्ठे किए हैं, हमें करना क्या होगा, इन सारे हिस्सों का यूनियन लेना होगा। इन सबका क्या लेना होगा बच्चों, यूनियन लेना होगा। और जैसे इनका यूनियन ले लोगे तो पूरा पूरा आपका ए उठ के आ जाएगा। पूरा आपका कौन सा सेट आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा, है ना। हमें ए ही तो निकालना है, इन सबका क्या ले लेना है, आप यूनियन ले लेना, तो पूरा आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो पूरा ए सेट हमने इस तरह से निकाला। मेरी बात समझ रहे हैं। अब सोचो इसने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में कहा क्या, अब समझो मेरी बात को। अगर कुछ सैंपल स्पेस से E1, E2, E3 इस तरह की इवेंट आपने बना रखी हैं, तो एक ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है जो इन सब में हो रही हो। मेरी बात समझ रहे हैं। एक ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जो इन सब में हो रही है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, एक इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा हूं जो E1 में भी हैपन है, E2 में भी है, E3 में भी है, इस तरह से। या किसी एक में नहीं भी है तो वहां पर जीरो हो जाएगा, टर्म ही पूरा, कोई मतलब नहीं, वो हम मान के चल रहे हैं कि अपने आप सब में हैपन है। तो मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, इसी को कहते हैं ए की पूरी प्रोबेबिलिटी निकालना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इवेंट, ए इवेंट की, है ना। इवेंट कौन सी, ए की टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इवेंट ए कितना बड़ा है वो तो हमने निकाल लिया है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलो प्रोबेबिलिटी फिर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग, पी ए लिख देंगे। तो जैसे पी ए बच्चों लिखा आपने, तो यहां भी पी लग जाएगा सबके साथ में, है ना। तो क्या लिख लेंगे आप, पी E1 इंटरसेक्शन ए। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट लगा के आप लिख सकते हैं, यानी पूरा ये पार्ट लिख देंगे अंदर, स्पेस कम। तो मैं थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगले स्टेप पे आप ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी सबके साथ लग जाएगा, इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ लगेगा। लेकिन चूंकि ये यूनियन है, क्या है बच्चों, ये यूनियन है और इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप जरा सोचो, दो सेट के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर पी आप ए यूनियन बी निकालते थे तो आप क्या लिखते थे, पी ए पी बी प्लस में और माइनस के साथ क्या लिखते थे, पी ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे। लेकिन ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हो जाएगा आपका जीरो, ये खत्म हो गया, है ना। तो अब बचा क्या, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस पी बी के बराबर, यानी ए और बी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको बोलूंगा, ये दो का इंटरसेक्शन है, तीन का चाहे चार का, जितने का भी हो सब में लग जाएगा इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर, क्योंकि उनमें कहीं भी किसी इवेंट के साथ कोई कॉमन नहीं, दो ही में केवल ये रूल नहीं है कॉमन वाला, किसी के साथ कोई कॉमन नहीं मिल रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, इनका किसी के साथ कोई कॉमन नहीं, तो आप क्या लिख रहे होंगे, E1 ए के साथ में कोई कॉमन नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जब बात आएगी तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी सम कर लेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस, जहां जहां यूनियन बस वहां प्लस आप रख दो, आप समझ जाएंगे, E2 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए, ये E3 है बच्चों। ऐसे प्लस करते करते लास्ट में आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटरसेक्शन ए, ठीक है। इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। यहां तक हम लोग पहुंच चुके। अब समझो मेरी बात को, आपको प्रोबेबिलिटी तो निकालनी थी इवेंट ए की, तो वो किस तरह से हो रही, पहले आपने क्या किया है, इवेंट E1 को देखा है, जब E1 हो चुकी है तब जाके नंबर आया ए के होने का। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ के इसके अंदर भी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट चल रहा है। पहले E1 हुई, इसके बाद E1 होने के बाद नंबर आया ए के होने का। तो जो E1 इंटरसेक्शन ए लगा है, इसमें आपको पता है कि पहले नंबर पे तो हो चुकी है E1, तो आप लिख रहे होंगे प्रोबेबिलिटी E1 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when E1 is already happened, when E1 is already happened। इस तरह से आप इसको भी ऐसे करके लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी पहले E2 हुई है तो आप E2 लिखिएगा। अब किसकी बारी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बारी आई, when E2 is already occurred। इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, डॉट प्लस करके मैं डॉट डॉट छोड़ दे रहा हूँ, लास्ट का टर्म बस लिख दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN multiplied by probability of A when EN is already occurred। ठीक है। तो इस तरह से इन सभी की प्रोबेबिलिटी का आपको सम कर लेना है, जिससे क्या होगा, पूरी प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की आ जाएगी, ए की यानी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और ए किस तरह का है, ए इस तरह का है कि जिसका सब इवेंट के साथ कुछ ना कुछ पार्ट हैपन हो रहा है,
और वो जो पार्ट जिनके साथ हैपन हो रहा है वो पहले हो चुकी हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैसे निकल के आएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकल के आएगी, ए की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो उसका जिन जिन प्रोबेबिलिटी में पहले काम हो रहा है, मतलब कि इंटरसेक्शन पार्ट जहां हो रहा है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी पहले देन आफ्टर वो गिवन दैट में आ जाएगी दूसरी। जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी आप E1 की निकालोगे तो E1 की पहले लिखेंगे, क्योंकि E1 पहले हो चुकी, E1 इंटरसेक्शन है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, और ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगी हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वो भी मैंने पहले आपको बताया हुआ है, क्योंकि वहीं से जब कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी तब जाके मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगी है। तो ये जो पार्ट निकल के आ रहे हैं ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ही निकल के आ रहे हैं सारे पार्ट, ठीक है ना। तो अब जो रिजल्ट आपका आ गया है यही आपका क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है आपकी। दिस इज नोन एज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो एक अच्छा सा डेरिवेशन है, आपको जैसे भी है समझना है, डिफ़िकल्ट है मैं मानता हूँ, जल्दी से नहीं आ रहा होता है, उसके लिए बेसिक प्रॉब्लम आपकी ये हो सकती है कि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं। श्योर मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो 100% ही समझ में नहीं आएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपको वो उसका सेंस यहाँ रखना होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है बच्चों, उसका सेंस भी रखना होगा, ठीक है। जिस ऑर्डर में लिखना बताया गया उस ऑर्डर को आपको सीखना होगा, तब जाके आपको ये प्रूफ आएगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का प्रूफ आपके एग्जाम में शायद नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम चांसेज है, मुझे अभी तक नहीं याद है कि किस ईयर में इस तरह का आया। लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट दिखाने मुझे प्रोबेबिलिटी में, ये 12th में बच्चों को सबसे टफ चैप्टर लग रहा होता है। तो मेरी बस यही आपसे एक थी कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ तो कॉन्सेप्ट वाइज पूरा आपको अच्छे से दे सकूँ, क्योंकि मैंने टाइम लिया है आपको पढ़ाने में, दिया है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, आप भी पूरी मेहनत से पढ़िएगा बच्चों। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको करने का एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट ढूंढते हैं जिसे कहते हैं ट्री मेथड। आपने देखा कि हमने ये सैंपल स्पेस बनाया था जिसका हमने पार्टीशन किया था। ये इवेंट कोई ऐसे ऐसे कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है, अपने अपने हिसाब से लोग बनाते हैं, और भी कर लो, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ इवेंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, लास्ट में EN है। आप पूरा ट्री ना समझें, कुछ के लिए समझ लें। आप ये सोचो आपकी जो कॉमन इवेंट है वो ये है, ठीक है, जो A नाम की है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हम लोग निकाल रहे होंगे। तो आपको पहुंचना कहाँ तक बच्चों है, A तक पहुंचना है। A की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। वो कहाँ से आ रही होगी प्रोबेबिलिटी, पहले आप E1 E2 में फंसे पड़े होंगे, फिर जाके जब E1 E2 निकाल लो तब जाके A की ओर बढ़ रहे होंगे। तो सपोज करो E1 इवेंट आपकी ये है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी, जो इवेंट पहले हो रही बच्चों उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे होंगे इस तरह से। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, मैं कुछ इवेंट्स के बारे में आपको बता दे रहा हूं कि आप इस तरह से काम करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं शॉर्टकट इसका। हम लोग इसी को फॉलो कर रहे होंगे। अब मेरी बात समझो, आपको पता है ये E1 टाइप की कोई इवेंट आपको दी जाएगी, ये E2 टाइप की कोई इवेंट होगी, ये E3 टाइप की बच्चों, ऐसे लास्ट में आपकी EN टाइप की कोई इवेंट रही होगी। तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो E1 किस तरह से हो रही उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों पता कर लेना। E1 किस तरह से हो रही तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना। जब E1 हो जाएगी यानी गिवन दैट है ना, तब बारी आएगी A की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आप पता करेंगे तब जब क्या E1 आपका हो चुका है। शॉर्टकट इसको मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं। फिर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे, और जब E2 हो जाएगा तब आप गिवन दैट E2 को लेकर के प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल रहे होंगे, ठीक है ना। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी निकालेंगे, और जब E3 हैपन हो चुका है तब उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालेंगे। ऐसे करते करते लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ EN भी निकाल लेंगे आप, और जब EN हो चुका होगा तब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इन सब को कैसे आप लिख रहे होंगे, ये E1 की प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर लेना, ये और इसका मल्टीप्लाई कर देना, ये और इसका मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ भी मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा टर्म प्लस ये पूरा टर्म प्लस ये पूरा टर्म,
प्लस ये पूरा टर्म आप सब ऐसे लिख रहे होंगे प्लस में, है ना। तो ये तो बच्चों आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थी, जो कि ये पूरा टर्म प्लस ये पूरा टर्म प्लस ये पूरा टर्म, इस तरह से आप लोग लिख रहे थे। तो ये आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट इस तरह से करना है। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे होंगे। यही मैंने ट्री मेथड में भी आपको बताया, वही मैंने यहाँ पे भी आपको बताया, है ना, कि आप इस तरह से ट्री मेथड को यूज करते हुए शॉर्ट में चीज़ों को कर पा रहे होंगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, अब उनको जरा देखते हैं और समझते हैं कैसे हमें चीज़ों को करना है। पहला काम क्या करना होगा बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ के ही लैंग्वेज चूंकि होगी, तो आपको E1 E2 E3 डिसाइड करना है। जैसे आप E1 E2 E3 डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आप लोग E1 के होने के बाद E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एग्जाम्पल नंबर 15 है। आप भी बस कॉपी पेन पेपर लेके बैठे, बराबर नोट करिए, क्योंकि समझने के लिए जरूरी है इस पर प्रैक्टिस करना। क्या लिखा, ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक है तो प्रोबेबिलिटी है 0.65 की, किस बात के लिए, 0.80 है कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। अच्छा, दो चीजें, स्ट्राइक है और हो सकता ना स्ट्राइक की भी आगे बात करें, चलो पूरा देख ही लेते। इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अच्छा स्ट्राइक नहीं भी है, अगर स्ट्राइक है और नहीं है तो काम के कंप्लीशन होने की बात करी गई, है ना। तो आप ऐसे सोचो, स्ट्राइक वाला ये पोर्शन, नहीं स्ट्राइक वाला ये पोर्शन है। अब काम तो हमें हर बार कंप्लीट करना है, तो वो दोनों में ऐसे मिला करके करना, तो ये इवेंट हमें निकालनी है। मैंने एक बार आपको समझाने की ऐसे कोशिश करी है, यानी कि आपको टोटल प्रोबेबिलिटी पर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जरा समझो कि E1 और E2 हम क्या माने, या फिर आप कुछ भी मान सकते हो, E1 E2 जरूरी नहीं है। तो मैं E1 E2 चूंकि बता चुका हूँ, तो E1 और E2 से ही काम करना पसंद कर रहा हूँ मैं भी। तो E1 इवेंट क्या है, E1 हमने इवेंट मान लिया आपकी कि आपकी स्ट्राइक है, और दूसरी E2 क्या है कि स्ट्राइक नहीं है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, द प्रोबेबिलिटी है 0.65 देयर विल बी स्ट्राइक, ठीक है। तो 0.65 है कि स्ट्राइक है। अच्छा, स्ट्राइक अगर है, इसके बाद उसने क्या कहा है, 0.65 देयर विल बी स्ट्राइक, ओके। 0.8 इस बात की प्रोबेबिलिटी की कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये तो बाद की बात होगी, यानी ये प्रोबेबिलिटी होगी जो ए है। ए का वो पार्ट जो E1 में है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन व्हेन E1 इज ऑलरेडी अकर्ड, आप ऐसे सोच सकते हो। वो कितना दिया गया है आपको, 80, 0.8 दिया गया है ना, इस तरह से गिवन है। नाउ आगे क्या बोला है, कह रहा है कि अगर नो स्ट्राइक, बच्चों अगर स्ट्राइक नहीं, देखो स्ट्राइक है तो 0.65 प्रोबेबिलिटी है, अगर नहीं है तो कितना बच गया, दो। देखो स्ट्राइक है या नहीं, दोनों को मिला के ही तो प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, स्ट्राइक नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी आएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक। तो 1 माइनस 0.65 करोगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा, यानी 0.35 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक जब नहीं है, ओके। तब काम कंप्लीट होता है, तो उसके लिए कहीं दिया 0.32 कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीट ऑन टाइम, ओके। 0.32 मतलब कि जब E2 इवेंट आपकी हो जाती है, उसके बाद आपका काम हो, यानी जो दोनों में हैपन हो रही वो प्रोबेबिलिटी आप निकालने जा रहे हो, वो कितनी, 0.32 है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, थोड़ा सा बस लैंग्वेज है, बड़े आराम समझिएगा। देखो उसने दो तरह से क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन कम समझेंगे लेकिन एक ही क्वेश्चन से पूरा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। आपको काम पूरा करना है, ठीक है। किस तरह से काम होगा, स्ट्राइक है तब भी आपको काम करना पड़ेगा, नहीं है तब भी। अब ऐसा मत सोचो कि स्ट्राइक आज है, इसके बाद हो सकता है कल ओपन हो जाए, काम शुरू हो जाएगा, तो स्ट्राइक की वजह से डिस्टरबेंस होते हुए काम करना है। स्ट्राइक नहीं है तब बिल्कुल कंटिन्यूअस आपको काम करना है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया, काम करना है, वो दोनों तरीके से हो रहा है, तो वो ए इवेंट होगी, दोनों में कॉमन है। तो E1 हमने कहा स्ट्राइक है, E2 हमने कहा स्ट्राइक जब नहीं है। E1 अगर स्ट्राइक है तब प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.65। E2 जब स्ट्राइक नहीं है तब प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी, 0.65 को सबट्रैक्ट कर दिया तो 0.35 आ गया। E1 E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। अब अगर स्ट्राइक है तब काम कंप्लीट हो रहा है टाइम पे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताया 0.80, लेकिन इसको मतलब लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी
इवन जब हो चुका है यानी स्ट्राइक हो चुकी है तब काम टाइम पे हो, तो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी ए उसी के बारे में बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी या ए गिवन इवन कितनी है? 0.8 है। ऐसे ही दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा था कि स्ट्राइक जब है, स्ट्राइक जब नहीं है तब काम कंप्लीट हो रहा है ऑन टाइम, कितनी है? 0.32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्ड। तो इस तरह से हमसे कहा गया था, ठीक है। अब जैसे ये चीजें पता चल जाती है तो बस आपको सीधे क्या लगाना होता है? थ्योरम अप्लाई करो, ठीक है। तो थ्योरम आपकी क्या बनेगी बच्चों? इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें ए के बारे में तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ए, चलो यहां लिखते हैं 9, आप ये चीज लिखना सीख गए ना तो बस आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है आपको, कैसे करेंगे? ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ए बाद में हो रही, पहले कौन हो रही? E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालोगे, फिर क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्ड। इस तरह से मल्टीप्लाई, सॉरी अब ऐड करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ऐड करेंगे दूसरा पार्ट, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपेंड गिवन दैट E2, ठीक है। तो इस तरह से हम दो पार्ट का क्या कर रहे होंगे? सम कर रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना? 0.65 है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 0.8 हो गया 0, प्लस E2 कितना? 0.35 है, मल्टीप्लाइड बाई 0.32 है, ठीक है। अगर देखें सही से न्यूमेरिकली, अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ओके, कुछ मिस्टेक कर गए क्या हम लोग ऊपर? एक बार देखते हैं, कुछ ऊपर नीचे हम लोगों ने शायद सीक्वेंस नहीं देखा है। प्रोबेबिलिटी दैट 0.65 कब की है? शॉर्ट में देखते हैं 0. चलो एक दूसरे मेथड से इसको वेरीफाई करते हैं। ये लो, ये लो, जो हमने ट्री मेथड बताया था बच्चों उससे करके देखते हैं। हमें निकालनी क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। E1 इवेंट है, स्ट्राइक है, E2 इवेंट है जब स्ट्राइक आपकी नहीं है। अभी देख लेते क्योंकि अपने टर्म एग्जांपल के अकॉर्डिंग नहीं मैच हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो आप भी दूसरा मेथड जल्दी से देख लीजिए, फिर बताते हैं कहाँ पे हम लोगों ने क्या गलती करी है। शायद हो गई है, देखते हैं, होता है सबके साथ में। सीक्वेंस कुछ ना कुछ उसने आगे पीछे लिख दिया जिसको हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। तो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी को अगर E1 बोलें, यहाँ पे स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी को E1 और इसको E2 बोला गया। तो बच्चों स्ट्राइक अगर है तब काम हो रहा है, जीरो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.65 है, ओके। तो दूसरी कितनी होगी? 0.35 हो जाएगी ना होने की। स्ट्राइक अगर है तो ये, नहीं है तो फिर ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कौन बैठेगा? हमने तो 80 का कर दिया, देखते हैं। स्ट्राइक देखो, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी ये है ना, तो स्ट्राइक के दौरान काम हुआ है वो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करना, ध्यान समझ रहे हो। अगर ये 80 है वो वाला प्रोबेबिलिटी, जब स्ट्राइक होते हुए काम कंप्लीट हो गया है तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आप सीखना है आगे क्या कह रहे हैं। अच्छा, 0.8 प्रोबेबिलिटी उस बात की थी जब नो स्ट्राइक है, तो नो स्ट्राइक का तो ये वाला केस है, ये स्ट्राइक का केस था बच्चों, और ये नो स्ट्राइक का केस था, है ना। स्ट्राइक का केस ये है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। स्ट्राइक है तो प्रोबेबिलिटी इस बात की कि काम कितने टाइम में हो रहा है ना, मतलब काम कंप्लीट हो रहा है ऑन टाइम, तो वो प्रोबेबिलिटी दी गई थी नीचे 0.32 द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक। तो 0.32 यहाँ आएगा, लाइन आगे पीछे लिखी हुई है, इस वजह से सीक्वेंस मैच नहीं हुआ। आगे देखो क्या लिखा था, 6 पॉइंट प्रोबेबिलिटी तब है जब स्ट्राइक है, और 0.8 प्रोबेबिलिटी दे रहा है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ऑन टाइम, देयर इज नो स्ट्राइक। 3.2 प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। अब एक प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मिस हो रही? 3.2 65 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अब तो मैच कर गया ना, 65 ओके। अब 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाली कौन सी है? जब स्ट्राइक नहीं है तब काम कंप्लीट हो रहा है टाइम पे, वो है 0.8। अब आई थिंक समझ में आ रही होगी बात, फिर से क्लियर हो गया होगा, कोई इशू नहीं। पहला क्वेश्चन था, अब जैसे आपने मल्टीप्लाई करना है इनका, बस मल्टीप्लाई करके
इसके साथ में इनका मल्टीप्लाई करके इसके साथ में क्या करना, ऐड करना। तो इसमें क्या करेक्शन करना हमें, देखो जरा, यहां पे देखिएगा, पूरे डिसाइड ही कर लेते हैं। E1 किस बात की, स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी है, और ये नो स्ट्राइक की है, ठीक है, ये नो स्ट्राइक की है। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कब, जब स्ट्राइक हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब स्ट्राइक आपकी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्राइक नहीं है तब काम कंप्लीट हो जाए, स्ट्राइक जब है तब काम कंप्लीट हो जाए। तो वही आपको प्रोबेबिलिटी एक बार फिर से देख लेनी है। 0.8 प्रोबेबिलिटी आपकी इस बात की है, देयर इज नो स्ट्राइक, नो स्ट्राइक ये कितनी, 0.8, ठीक है। तो देखो 3 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट में क्या बोला है, 0.032 कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक, स्ट्राइक है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.32। बस ये थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया था, है ना, लाइन की वजह से चेंज हुआ था। तो अब आपका सीक्वेंस मैच हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। आंसर किस तरह से आएगा, ये रहेगा आंसर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बीच में। क्या करेंगे आप, एक तो पूरा फार्मूला ही लिखेंगे किस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 multiplied by probability of A when E1 is occurred plus probability of E2 and then multiplied by probability of A when E2 occurred। ठीक है, आप इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए और कैलकुलेशन आप कर लेंगे, देख लेंगे, एग्जाम्पल का है। आप क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.65 मल्टीप्लाइड बाई इससे 0.32, देखो वही हुआ था मल्टीप्लाई, तो यहाँ से तो सही हो गया था, है ना। चलिए आगे प्लस करना है किसके साथ में, E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.35 है, मल्टीप्लाई किसके साथ, A/E2 मतलब 0.8। अब इनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया। थोड़ा सा आप जटिल से कह सकते हो इस बात को लेकर कि आपको सीखना बस है, आपको बस थोड़ा देखना है, 2 इवेंट पता करनी है, उसके बाद उन दोनों में कॉमन इवेंट कौन है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो उसने क्या पूछा था, देखो उसने लास्ट की लाइन में ही तो लिखा है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो जॉब कंप्लीट होना ही तो हमारा था, जॉब को कंप्लीट करना, है ना। तो जॉब कंप्लीट करना ही तो हम लोगों ने ए माना था। स्ट्राइक है तो काम खत्म हो जाए, नहीं है तो काम खत्म हो जाए, यानी काम खत्म करना ही तो था हमारा मेन काम। तो काम खत्म होना बाद में आ रहा था, यानी E1 E2 जो स्ट्राइक होना स्ट्राइक नहीं होना पहले हो जा रहा था। तो उस तरह से 2 पार्टीशन हमने वहाँ पे लिए हैं, इस तरह से वर्किंग करना है। ठीक है, चलो आगे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। सारी चीज़ें आसान है, बस आपको करना है। ठीक है, अगर आप कर ले जा रहे हैं तो सब आसान हो जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। इसके बाद जो आपके एग्जांपल दिए बच्चों वो बेस थ्योरम पर बेस्ड है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमें बिना बेस का क्वेश्चन करना है, जो बेस थ्योरम पर बेस्ड नहीं है। एक्सरसाइज में देखिएगा 13.3 है ये। थर्टीन पॉइंट थ्री निकलो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन ही लग रहा है बेस पर है, ठीक है चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एन अर्न, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पता चल जाएगा, अगर बेस पर होगा तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। अच्छा उसने कहा नहीं कि उस बैग से निकले, अभी बताएंगे बच्चों क्या बेस थ्योरम है, उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलो देखते हैं अभी फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्या उसने कहा टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी।
एन अर्न कंटेन्स 5 रेड, एक बैग में 5 रेड और 5 ब्लैक है। ओके, ए बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल को निकाला गया। एट रैंडम इट्स कलर इज नोटेड, उसके कलर को भी नोट किया गया। एंड रिटर्न टू द अर्न, इसके बाद रिटर्न करना है उसी अर्न में, थैले में, बैग में, आप जो भी मान लो, ठीक है। मोरिवर, इसके अतिरिक्त 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, साथ ही साथ वो बॉल तो रखनी है, 2 और उसी सेम कलर की बॉल को और उस बैग में रख देना, ऐसा उसने बोला है। 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न एंड देन बॉल इज ड्रॉन रैंडम, ठीक है। पहले मतलब एक इवेंट उसने करी, फिर इसके बाद दूसरी इवेंट वो कर रहा है। तो इस तरह से उसने कहा है कि आपको निकालनी कितनी बॉल थी, 2 बॉल, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड, अच्छा दूसरी बॉल आपको पता करनी है कि वो कैसी निकले, रेड आपकी आए, ठीक है। चलो ठीक, तो हम यहां पे क्या करेंगे, E1 और E2 दो इवेंट अपनी डिसाइड कर लेते हैं। E1 देखो क्या हो सकता है कि पहले नंबर पे ऐसा हो जाए कि रेड आ जाए, आपने क्या किया, रेड निकाल ली, या नहीं आया दूसरे नंबर पे रेड आ सकती है। उसने पूछा क्या प्रोबेबिलिटी निकालो इस बात की, प्रोबेबिलिटी वो लिख लो जो हमें चाहिए। प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए बच्चों इस बात की, सेकेंड ड्रॉन इज रेड, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इज रेड, यानी हमें लास्ट में जो ए बनाना है वो कौन सी इवेंट है वो ये हमें रखनी है। तो चलो E1 को हमने माना फर्स्ट ड्रॉन रेड, पहली रेड हो, और E2 क्या है बच्चों, दूसरे नंबर पे रेड आई, सेकेंड ड्रॉन रेड, पहली नहीं दूसरे नंबर पे रेड आई, ठीक है, इस तरह से। इन अर्न 5 रेड 5 ब्लैक, अच्छा ब्लैक है तो यहाँ पे बदलना पड़ेगा, सेकेंड ड्रॉन रेड ही बोला ना, ठीक है, दो तरह से काम हो सकता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो कैसे काम करना है, समझो मेरी बात को, डायरेक्ट लिख लो, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है, सेंटेंस को समझना जैसे मैं बोलूँ। बच्चों आप क्या कर सकते हो कि आपने पहले नंबर पे आपने देखा कि हमें कौन कौन सी कलर में बॉल दी गई, रेड दी गई थी और ब्लैक दी गई थी। तो हो सकता आप, अच्छा पहली इवेंट है कि रेड अगर आ जाए, तो बच्चों ये बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है रेड आने की। रेड अगर आ रही इसका मतलब आप कहोगे कि 5 रेड है, टोटल कितनी 10 हो गई, अभी फिलहाल पहले केस में टोटल 10 है, ध्यान रखना 5 + 5 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो गई, 5/10 यानी 1/2 हो गई। किसके लिए है, रेड के लिए, फॉर रेड। अगर रेड नहीं है तो हो सकता है कि आपने ब्लैक निकाल रखी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, कलर बदल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अच्छा रेड की थी या ब्लैक करो भाई, क्या हो रहा है। तो क्या हुआ होगा, 5 वो भी सेम है तो 1/2 लिख देते हैं डायरेक्ट, 5/10 बैठेगा और 1/2 आपका आ जाएगा। चलो ये हो सकता था। अब अगर सेकेंड बॉल आपकी रेड आए, मेरी बात समझो, उसने कहा है सेकेंड नंबर पे बॉल आपकी रेड आए, तो हो सकता कि आपने पहली बॉल रेड निकाली हो और सेकेंड फिर से रेड आ गई होगी, है ना। तो पहले जो इवेंट हो चुकी है, सेकेंड नंबर पे रेड आए, इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाल लो अब सेकेंड नंबर पे, ये चाहिए ना हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर व्हेन E1 अकर्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर व्हेन E2 अकर्ड, E2 कौन है, ब्लैक आने के लिए, E2 फॉर ब्लैक है, मेरी समझ रहे बात को। E2 क्या है बच्चों, रेड, ओ E2 आपकी ब्लैक आए, और R/E2 क्या है कि ब्लैक आई पहली बार में, हैपन हो चुकी, अब रेड आना है। बहुत सही समझो मेरी बात को, एक आपको अर्न दिया गया जिसमें आपकी पहले नंबर पे या तो रेड आ जाएगी या पहले नंबर पे ब्लैक आ जाए, हमें कोई इससे मतलब नहीं। तो ये इवेंट हो सकती है कि नहीं, इनके होने के बाद आप ट्री डायग्राम से भी देख लो, आपने बॉल निकाली, सपोज करो रेड ही आ गई, क्या आ गई, रेड आ गई या ब्लैक आ गई।
अगर रेड आई तो भी बच्चों 1/2 है, ब्लैक आई तब भी बच्चों 1/2 है। रेड आई तो अब दूसरी बॉल की तैयारी करो, ठीक है। रेड आई तो दूसरी बॉल निकालनी है, क्या होगा दूसरी बॉल निकालने में वो थोड़ा ध्यान दो। उसने और भी कहा था कि जिस कलर की बॉल निकली है उसको तो वापस करना, साथ ही साथ उसी कलर की 2 बॉल को और एंटर करा देना। तो अगर रेड आई है तो रेड 2 और मिलाना है, वो तो निकलने वाली रखनी है, तो 5 ही 5 रेड +2 है ना, +2 और हो जाएंगे, यानी 7 रेड हो गई। तो अब 7 रेड, टोटल कितना, 7 + 5 12 हो गया, 7/12 आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले केस के लिए, जब आपने पहले नंबर पे ब्लैक निकाल ली थी, ठीक है। अब आपको फिर से, लेकिन यहां तो आपको रेड ही चाहिए ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर व्हेन E1 अकर्ड, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर व्हेन E2 अकर्ड, अब उसकी वैल्यू क्या आ रही है वो लिख दे रहा हूँ। आपने क्या किया, ब्लैक निकाल ली यहाँ पे बच्चों, तो 2 ब्लैक और डालनी है, जो निकली वो तो डालनी है, तो ब्लैक की नंबर इस बार हो जाएगी 7 + 5 12 टोटल, लेकिन रेड आपकी 5 रहेंगी, तो 5/12 आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे ब्लैक नहीं, दूसरे नंबर पे रेड ही हमेशा निकालनी थी। यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है आपकी, तो ये वो प्रोबेबिलिटी जो दोनों में हो रही है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे बच्चों रेड ही आपको निकालनी है। पहली, अब इसका सैंपल स्पेस समझना चाहो तो ऐसे बना लो, पहली इवेंट है जो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी देगी, दूसरी इवेंट जो ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी दे रही है। आपकी जो कॉमन इवेंट है कि दूसरे नंबर पे अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी आए वो क्या है बच्चों, रेड आए, मतलब उसके साथ भी रेड हो सकता है, दूसरे के साथ भी, दूसरी बार जब निकालने जा रहे हो, यानी यहाँ पे दूसरे नंबर का मतलब ये हो गया वो हो चुकी इवेंट है ब्लैक नंबर की। अब आपकी जो निकल के आएगी सैंपल स्पेस आपका 7 + 5 अपडेट होके 12 हो जाएगा। तो अब आपको रेड यहाँ पे फाइनल मिलेगी, तो वो रेड की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी रेड। कैसे लिख रहा हूँ देखो, ये इंटू ये 1/2 इंटू में 7/12 प्लस 1/2 इंटू में 5/12, और दोनों का क्या करना है आपको, ऐड करके रख देना है, ठीक है। 24 तो दोनों में नीचे आना ही आना है। यहाँ पे कितना, 7 + 5 12, ओवरऑल 1/2 ही आ रहा है। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो सही है या गलत। 1/2, पहला क्वेश्चन नंबर 1/2 12/24, ठीक है। तो इस तरह से ये 13.3 का क्वेश्चन था, जो कि बेस्ड था पर किस पर, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर बेस्ड था। एक एग्जांपल देखा और एक हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखा। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों तोड़ने होंगे, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मानता हूं, क्योंकि ये क्लास में भी जब डिस्कस होता है तो वहाँ भी बच्चों को कन्फ्यूजन तो रहती है। बस आपको ये देखना कि कौन सी इवेंट पहले है, उसके बाद कौन सी हो रही है, तो हमें बस वो देखनी इवेंट। उसने कहा दूसरे नंबर पे ब्लैक बॉल आपकी कैसी है, रेड आए, तो रेड पहली निकलने के बाद दूसरी रेड हो सकती है, या पहले ब्लैक निकलने के बाद भी दूसरी रेड हो सकती है। तो बस इसके हिसाब से आपको काम करना है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट अभी करने जा रहे हैं, जो भी लेक्चर है बेस्ड थ्योरम पर बेस्ड है, वो कॉन्सेप्ट करेंगे, और यहीं से आपका प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था वो लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज आपकी कर रहे होंगे। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट, यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच।